हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ चर्चा शुरू करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट एनालिसिस के बारे में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट आज ही पेश किए गए और बोर्ड मीटिंग चली 2 बजे से लेके 7:55 PM तक। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि जो मीटिंग है इनकी वो करीबन करीबन 6 घंटे चली। बोर्ड मीटिंग जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की इतनी देर तक क्यों चलती है, ये जो है हम हर क्वार्टरली रिजल्ट्स में जो है जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या होता है कि 6 घंटे जो है बोर्ड मीटिंग चलती हैं। और अब क्या तो थोड़ा जल्दी रिजल्ट आ गया, नहीं और लेट भी जो है रिजल्ट आते हैं। इसके ऊपर जो है चर्चा कभी हम किसी दूसरी वीडियो के अंदर करेंगे। आज हम केवल रिजल्ट के ऊपर फोकस करते हैं। देखिएगा यहाँ पर रिजल्ट जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहली बात हम प्रॉफिट्स के बारे में बात करेंगे, हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन के बारे में बात करेंगे, हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में बात करेंगे और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं प्रोविजंस और असेट्स क्वालिटी के बारे में बात करूँगा आपके साथ। और बैंक की परफॉर्मेंस ओवरऑल क्या आउटलुक देती है उसके बारे में चर्चा करूँगा। शेयर प्राइस अभी जो फिलहाल चल रहा है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, और शेयर प्राइस पे जो इम्पैक्ट है वो शायद रिजल्ट से ज़्यादा जो मार्केट के अंदर सेल ऑफ है, यानी कि आप पूरे एशियन मार्केट्स में हम ये भी कहें टू द सम एक्सटेंट कि ग्लोबल जो करेक्शंस हो रही हैं या ग्लोबल जो है सेल ऑफ हो रहा है, तो उस सेल ऑफ में या जो करेक्शन है वो तो अभी आगे आने वाला समय बताएगा, उसका असर जो है बाकी पूरे सारे शेयर्स के ऊपर पड़ रहा है। तो इसके ऊपर क्या पड़ सकता है, रिजल्ट का क्या असर जो है शेयर प्राइस पर होना चाहिए। तो यहाँ पर मार्केट आउटलुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय के रिजल्ट के, क्योंकि रिजल्ट में बहुत सारी चीज़ें फैक्टरिंग थी, लेकिन इस रिजल्ट में कुछ ऐसी चर्चाएं हैं जो आपको ज़रूर से ज़रूर पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो मैनेजमेंट की परसेप्शन है, किस तरीके से कौन से आइटम का क्या असर पड़ा है, वो तो हम चर्चा करेंगे ही साथ में। सबसे पहली बात, इंटरेस्ट की कमाई। इंटरेस्ट की कमाई कहाँ से होती है? इंटरेस्ट की कमाई होती है लोन देने से। लोन दोगे इंटरेस्ट मिलेगा, तो क्या इंटरेस्ट ज़्यादा मिला या कम मिला? मैं पिछले साल से कंपेयर नहीं करूँगा, मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है एनालिसिस करना चाहूँगा, क्योंकि जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालिसिस होता है वो बैंक के मामलों में बेहतर होता है। एक बात आपको पता होनी चाहिए कि मोरेटोरियम का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो कोई भी एनपीए जो मोरेटोरियम लोन्स की वजह से आई वो अभी भी एनपीए नहीं है, और उनकी जो भी इनकम है वो बैंक्स ने अपनी इनकम में रिकग्नाइज की है। तो ये बात आपको विशेष रूप से जो है ध्यान देनी चाहिए। असेट्स क्वालिटी पे मैं काफ़ी अच्छी चर्चा आपके साथ करूँगा, लेकिन वीडियो के अगले हिस्से में। अभी इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो जो इंटरेस्ट की अर्निंग आई, इंटरेस्ट की जो अर्निंग आई वो कैसी आई? देखिएगा, 3800 करोड़ रुपए से अर्निंग 3952 करोड़ रुपए होगी। इंटरेस्ट अर्निंग काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस है। आप बेहतरीन इसलिए मानिए कि यहाँ पर ये जो परफॉर्मेंस है ये करीबन 5% के आसपास है, और ये इंटरेस्ट की अर्निंग ऐसे समय के अंदर है जहाँ पर कि बैंक लोन देते हुए डर रहे हैं। तो ये जो परफॉर्मेंस है ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। इसमें जो इंटरेस्ट देने वाला जो अमाउंट है लोन वाला, उस पर काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट बढ़ा है। इसमें इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट पे भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, और सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ है, यानी कि हम लगभग हम ये कह सकते हैं कि 95% की जो ग्रोथ है वो आरबीआई के पास जो आपने पैसा जमा किया उसके ऊपर आपको रिटर्न्स जो है काफ़ी अच्छी मिली है। यानी कि जो 16 करोड़ थी वो करीबन 31 करोड़ मिली है। अदर्स जो है वो मोर और लेस जो है एक जैसी हैं, 42 करोड़ से 37 हो गई है, बट ये फ्लैक्चुएट होती रहती है। कुल मिलाकर इंटरेस्ट अर्निंग के अंदर कोई खास बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट ऑन बिल्स जो एडवांस है उसमें बढ़ोतरी देखने के लिए मिली, और 5% की बढ़ोतरी हम मान के चलते हैं टोटलिटी में हुई है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अदर इनकम्स। अदर इनकम 168 करोड़ से बढ़कर 759 करोड़ हो गई, और इस 759 के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो बढ़ोतरी कुछ और थी। करीबन 110 करोड़ रुपए का इन्होंने लॉस लिया है, जो इन्होंने एक एनबीएफसी के अंदर जो है अपनी इन्वेस्टमेंट सेल किया है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ डीएचएफएल के बारे में, तो वहाँ पे इन्होंने लॉस लिया है, लेकिन इनके पास पुराना प्रोविजन बढ़ा हुआ था, तो वो इन्होंने प्रोविजन्स में भी जो उसका असर आया है, तो प्रोविजन उतना ही कम लिया है लेकिन इनकम उतनी ही ज़्यादा ली है। तो केवल दोनों के बीच में 3 करोड़ का फ़र्क है, तो मोर और लेस एक जैसे ही अमाउंट है, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है और कुछ नहीं है। तो ये जो पूरी इनकम्स हैं ये 3969 करोड़ से बढ़कर 4711
करोड़ हो गई है। तो आप इसको देखेंगे तो ये जो ग्रोथ है ये करीबन करीबन 20% है। तो जो टोटल इनकम है उसमें 20% के आसपास की ग्रोथ है। इसका मतलब है कि जो ब्रांच एक्सपेंशन की है बैंक ने, उनका बेनिफिट साफ साफ जो है यहाँ पे नज़र आ सकता है। और फीस बेस इनकम जो है वो ज़्यादा मिली है। जो अदर इनकम्स हैं या फॉरेन करेंसी की जो ट्रांसलेशंस हैं उससे जो है काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इन्होंने कमाया है। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, इंटरेस्ट जो पे किया वो 2140 करोड़ था, जो इस पर 2208 करोड़ है। और देखिएगा इसमें हम उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ी कटौती होगी, लेकिन ये कटौती हो नहीं सकती, क्योंकि देखिएगा इनके जो सबसे ज़्यादा डिपॉजिट्स हैं वो 7% के सेविंग बैंक के डिपॉजिट्स हैं। तो वो काफ़ी तेज़ी से जो है बढ़ रहे हैं और कासा जो ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ी से हुई है। तो जिसकी वजह से आपको इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 2140 से 2208 करोड़ है, क्योंकि आप अपने लोन ज़्यादा दिए हैं, डिपॉजिट भी ज़्यादा है, तो उन दोनों के हिसाब से ठीक है। लेकिन सबसे खास बात है ये 1842 यानी कि 1485 करोड़ से 1842 करोड़। ये फिगर्स लैक्स में दी हुई हैं, मैं आपको करोड़्स में कन्वर्ट करके दे रहा हूँ, जिससे कि पीछे की मैं 2 डिजिट जो है आपके साथ रीड नहीं कर रहा हूँ। तो 1842 करोड़ और 1485 करोड़ से ये खर्चे बढ़े हैं। अब इन खर्चों को आप किस तरीके से देखते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिएगा बहुत लोगों को लगेगा यार खर्चा बढ़ा दिया बैंक, बेकार तरीके से, यार कहाँ फालतू खर्चे कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। खर्चे कहाँ बढ़े हैं? खर्चे बढ़े हैं एक्सपेंशन के ऊपर, क्योंकि जो ब्रांच एक्सपेंशन कर रहे हैं उसके ऊपर खर्चा बढ़ रहा है। तो ये देखिएगा एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट 488 करोड़ से 525 करोड़ हुई है। इसी तरीके से जो बाकी खर्चे 997 से लेके 1316 करोड़ से। और देखिएगा ये एटीएम्स भी अपने खोल रहे हैं, क्योंकि अगर क्लाइंट बेस आपने बनाना, अगर आपके एटीएम्स नहीं होंगे तो भी जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए ये जो एटीएम्स हैं, ये जो ब्रांच एक्सपेंशन हैं, उसमें काफ़ी पैसा खर्च हो रहा है इनका। तो अदर एक्सपेंसेस के अंदर वो खर्चे भी आप मान के चलिएगा। हालांकि ये बैंक जो है ब्रांच के ऊपर ज़्यादा खर्चे नहीं करता। अगर आप एक ब्रांच की रनिंग कॉस्ट किसी भी बड़े बैंक की देखेंगे तो ये उसके मुकाबले में करीबन 55-60% के अंदर ही उतनी ही अच्छी ब्रांच जो है ये मेंटेन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ब्रांच एक्सपेंशन भी जो है इनका हो रहा है, तो जिसकी वजह से आपको एक्सपेंसेस नज़र आ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिएगा 342 करोड़ से लेके 660 करोड़, क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखिएगा 342 से 660 करोड़, यानी कि 80% के आसपास जो आप ग्रोथ देख रहे हैं। ऐसी ग्रोथ जो है वो बहुत ही कम बैंकों में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ तक सब कुछ गुड एंड वेल है, सब कुछ गुड एंड वेल है। अब आते हैं थोड़ी सी समस्या के ऊपर। प्रोविजंस थे 215 करोड़ के, और जो प्रोविजन बढ़कर हो गए 482 करोड़। और ये 482 नहीं है, इसमें 113 करोड़ की एक एडजस्टमेंट हो रहा है। अगर वो 100 करोड़ रुपए और जोड़ दें आप 100 करोड़ के आसपास लगा लीजिए, तो ये कहीं जाके करीबन 600 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। तो ये जो प्रोविजंस हैं ये करीबन 3 गुना ही हो गए, 2.5 से 2.25 गुना हो गए। तो 2.5 टाइम्स जो प्रोविजन बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि असेट्स क्वालिटी पर मैनेजमेंट को अभी भी कंफर्ट नहीं मिल रहा है। यानी कि जो बैंक प्रोविजंस बना रहा है उसको साफ साफ नज़र आ रहा है कि देखिएगा प्रॉब्लम है हमारे को, और वो प्रॉब्लम जो इनको दिख रही हैं उनके ऊपर इन्होंने प्रोविजंस बना लिए। प्रॉफिट 126 करोड़ से बढ़कर 178 करोड़ हो गए हैं, और टैक्स के एक्सपेंसेस 49 करोड़ हो गए, जो पिछले बार 25 करोड़ थे। तो आप सोच रहे होंगे कि ये प्रॉफिट तो कम बढ़ा है, लेकिन टैक्स के खर्चे ज़्यादा हो गए। देखिए इसमें से कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी जो है टैक्स छूट नहीं मिलती है। तो प्रॉफिट जो है 178 करोड़ से, क्योंकि इसमें DHFL मामले में जो आप छूट ले चुके होंगे पहले, उसकी एडजस्टमेंट भी आपको देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमें पूरे एनालिसिस में क्या पता चला कि ऑपरेशनल फ्रंट के ऊपर बैंक बहुत ही अच्छा कर रहा है, लेकिन असेट्स क्वालिटी जो पुराने लोन्स हैं वहाँ पर भी, और जो रिटेल वाले लोन हैं वहाँ पर भी कहाँ पे समस्या है, ये पता लगाने के लिए हमें जाना पड़ेगा सेगमेंट रिपोर्ट पे। तो ऐसा क्या है सेगमेंट रिपोर्ट में, अभी चर्चा मैं करने वाला हूँ आपके साथ। लेकिन उससे पहले मैं एक बिंदु पर जो है आपके साथ चर्चा करूँगा, दैट इज इन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, यानी कि इनके पास पर्याप्त मात्रा में कितनी कैपिटल है। जो है कैपिटल जो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं, RBI की रेगुलेशंस हैं, उसके हिसाब से तो काफ़ी अच्छी है। लेकिन जो बहुत बेहतरीन बैंक्स हैं वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 17-18 के आसपास जो है रखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि अब इनको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है
14.33 आने वाले 6 महीने के अंदर जो है ये दोबारा से कैपिटल रेज करे। अब कैपिटल रेज या तो परपेचुअल बॉन्ड के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन येस बैंक के एपिसोड के मामले में जिस तरीके से बॉन्ड्स को राइट ऑफ कर दिया जब येस बैंक को रिकंस्ट्रक्शन की गई, तो उसको अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है एक नई इक्विटी जो है शायद इस बैंक को दोबारा से इशू करनी पड़े, जैसे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पहले आई थी। क्योंकि अब ग्रोथ करने के लिए आपको ग्रोथ कैपिटल चाहिए और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है अब ऐसी नहीं है कि इसको बिना बढ़ाए आप जो है ग्रोथ कर सकें। तो आप जो है अगले 6 महीने के अंदर अंदर ऐसा देखेंगे कि बैंक किसी भी तरीके से पूंजी जुटा रहा है, चाहे तो वो फर्दर इक्विटी के माध्यम से या बॉन्ड के माध्यम से। अगर बॉन्ड या सबऑर्डिनेट डेट्स की वैल्यू अगर आ जाती है, उधार आ जाता है, तो इक्विटी डाइल्यूट नहीं होगी। अदरवाइज जो है नए शेयर्स अगर इशू होते हैं तो इक्विटी डाइल्यूट हो सकती है। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस एंगल से अगर आप देखेंगे तो। ईपीएस कितनी है? बेसिक ईपीएस जो है 0.23। तो अभी भी देखिएगा जो पिछले बार 18 पैसे की ईपीएस थी वो 23 पैसे हो गई है। परफॉर्मेंस यहाँ पर अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आपको ग्रोथ काफ़ी अच्छी लगेगी, और ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो आप लॉस से प्रॉफिट में आ गए। अब यहाँ पे चर्चा सेगमेंट के ऊपर जिसकी मैं बात कर रहा था। देखिएगा सेगमेंट क्या कह रहा है। सेगमेंट ये कह रहा है कि रेवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं, ट्रेजरी में बढ़ रहे हैं, होलसेल में बढ़ाने नहीं चाहते। आप लोग जानते हैं कि होलसेल में ज़्यादा ये ग्रो करना नहीं चाहते हैं। तो 1544 से जो है 1517 हो गई है, ये अपनी ग्रोथ चाहते हैं रिटेल में। तो देखिएगा रिटेल में जो है रेवेन्यूज़ बढ़े 3417 से 3847। अदर बैंकिंग में जो है वो लगभग डबल हो गए हैं। अब बात आती है प्रॉफिट कहाँ पे आ रहे हैं। तो अगर सेगमेंट में देखेंगे तो ट्रेजरी में जो प्रॉफिट थे पिछले क्वार्टर में 965 करोड़ के, वो 524 है। तो ट्रेजरी में इनकम घटती जा रही है। लॉस थे होलसेल बैंकिंग में 149 करोड़ के, जो अब क्या प्रॉफिट में 205 करोड़। तो यहाँ पर कुछ रिस्ट्रक्चरिंग भी हुई होगी। हालांकि रिस्ट्रक्चर बुक बहुत ही छोटी है इनकी भी, यानी कि 0.8% है, तो काफ़ी कंफर्ट है वहाँ पे भी। लेकिन ये देखिएगा यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट जो है नज़र आ रहे हैं। निराशा कहाँ पे हाथ लग रही है? 641 करोड़ के लॉस थे पिछले क्वार्टर में, जो 484 तक है रिटेल्स में। तो ये जो प्रॉफिट्स है बिफोर टैक्सेस है ये, लेकिन आफ्टर प्रोविजंस है। तो ये क्या इंडिकेट कर रही है? ये एक ही चीज़ इंडिकेट कर रहे हैं कि रिटेल के अंदर भी जो असेट्स क्वालिटी है उसकी प्रॉब्लम जो है परसिस्ट करती है, और वो यहाँ पर इस बात को इंडिकेट कर रही है कि असेट्स क्वालिटी के जो रिस्क हैं वो अभी भी विद्यमान है, हालांकि थोड़े से कम हुए हैं। अब ये थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन रिटेल में क्योंकि काफ़ी बड़ा पोर्शन इनका अनसिक्योर्ड लोन का है, तो वहाँ पर बैंक को रिकवरी में प्रॉब्लम आ रही है। ये जो प्रोविजंस हैं वो भी इस बात का इंडिकेट कर रहे थे, जो मैं पिछले पेज में प्रोविजंस की बात कर रहा था, और यहाँ पे जो प्रॉफिट्स हैं आफ्टर प्रोविजंस ये भी इसी बात को बता रहे हैं। तो अभी मुझे लगता है कि 2 क्वार्टर अभी और जो है हमें देखने पड़ेंगे, और 2 क्वार्टर के अंदर 2 चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। देखिए वो बैंक तो ग्रो कर रहा है, नो डाउट। वी वैद्यनाथन जी प्रोमिजिंग तरीके से काम कर रहे हैं, नो डाउट। लेकिन देखिएगा जो असेट्स क्वालिटी है वो बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट है। बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट इसलिए क्योंकि जो कोविड की वजह से बैड लोन्स हो रहे हैं वो इन बैंकों के साथ साथ बाकी बैंकों के भी हो रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है वो इसके साथ साथ दूसरे बैंकों को भी है। तो ये जो प्रॉब्लम है असेट्स क्वालिटी की पूरे बैंकिंग सिस्टम के अंदर है, तो वहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी उसको फेस कर रहा है। अगर दूसरे बैंकों के मुकाबले में अगर देखेंगे तो ये बड़े बैंकों की तरह ही जो है मैनेज कर रहा है अभी, लेकिन फिर भी जो है पूरे रिजल्ट के अंदर जो रिटेल के अंदर सेगमेंट में जो लॉस है ये जो है एक चिंता जो है जरूर से जरूर इन्वेस्टर के मन में कर रहा है। देखिएगा जो मैंने आपको एडजस्टमेंट बताई थी, जो रियलाइज्ड लॉस है 110 का, वो अदर इनकम में से घटा दिया गया था। तो इसका मतलब आपको अदर इनकम 110 करोड़ और ज़्यादा मिलती, और प्रोविजंस में इसी तरीके से 113 करोड़ रुपए जो है आपने घटा रखे, यानी तो प्रोविजन आपको 113 करोड़ रुपए ज़्यादा होता, यानी कि 113 करोड़ का लॉस और नज़र आता, इनकम में आपका 110 करोड़ की इनकम और ज़्यादा नज़र आती। तो ये दोनों एडजस्टमेंट हो गई, तो केवल 3 करोड़ का ही जो फ़र्क है। ये DHFL वाला जो है लोन है उसकी बात है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये चर्चा असेट्स क्वालिटी में जो है आप NPA को देखना चाहते हैं, लेकिन NPA मैंने वो वाली नहीं दिखाई है जो बैंक ने नॉर्मली रिपोर्ट किया। हम उन NPA को देखेंगे जो NPA अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं होता तो वास्तव में क्या NPA होती। तो देखिएगा NPA पिछले क्वार्टर में ग्रोस NPA थी 2.83 दिसंबर 31, 2019 में, और अब ग्रोस NPA है 4.18,
ये भी इंडिकेट क्या कर रहा है, ये भी इंडिकेट असेट्स क्वालिटी को कर रहा है, यानी कि असेट्स क्वालिटी पर मैनेजमेंट की चिंता बरकरार है। और ये देखिएगा यहाँ पे 1.23 से नेट एनपीए 1.23 से 2.04 हो गया। तो ये जो 80% की ग्रोथ जो है दोनों सेगमेंट के अंदर है, नेट एनपीए में भी और ग्रोस एनपीए में भी। दैट इज ए बिग रिस्क, और इस रिस्क की वजह से इनको एक्स्ट्रा कैपिटल जो है रेज करनी पड़ सकती है, और हो सकता है कि अभी 2 क्वार्टर अभी आपको समस्या और देखने के लिए मिले, क्योंकि ये जो पूरा लॉस है इसको राइट ऑफ होने में अभी कम से कम अगला क्वार्टर और 1 क्वार्टर और जो है शायद लग सकता है, और पिक्चर जो है तभी जो है क्लियर हो पाएगी। और जब तक सुप्रीम कोर्ट डिसीजन नहीं देगा तो हमें सारी बात पता भी नहीं चलेगी। और इस क्वार्टर में भी 390 करोड़ रुपए का कोविड प्रोविजन बनाया है, तो 390 करोड़ का कोविड प्रोविजन अपने आप में ये बता रहा है कि हाँ, मैनेजमेंट को अभी कुछ लगता है कि अभी असेट्स क्वालिटी के कंसर्न है। पैट 130 करोड़ रुपए पिछले साल लॉस था, तो लॉस से तो बात देखिएगा। बढ़िया चीज़ों पे आते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम 14% बढ़ गया, यानी कि इंटरेस्ट लेना और देने के बीच में साल दर साल 14% की इनकम है। एक्सेलेंट। नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम 4.65% है, 4% से ऊपर काफ़ी अच्छा है, और हो सकता है बैंक आगे चल के 5 साढ़े 5 पे भी चला जाए। एक्सेलेंट है ये भी। टोटल इनकम 24% बढ़ी है, जो मैंने आपके साथ चर्चा भी की थी। तो हालांकि उसमें एक अदर इनकम का कंपोनेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, तो उसकी वजह से आपको ज़्यादा ग्रोथ नजर आएगी। कासा करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट 48% है, और इसमें सारा श्रेय जाता है जो 7% का जो है डिपॉजिट ये लेते हैं। 1 लाख से ऊपर अगर आप पैसा रखते हैं तो 7% का जो ये इंटरेस्ट देते हैं। एवरेज कासा रेशियो 44.66, ये 40% से ऊपर जो भी है वो सब बेहतरीन है। कासा 150% बढ़ा है, ये मैं अपनी दूसरी वीडियोस में आपके साथ बात कर चुका हूँ, लोन ग्रोथ की बात कर चुका हूँ। ये सब कुछ बेहतरीन हो चुका है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है मेरी पीछे, तो वो वाली वीडियोस देख लीजिएगा। असेट्स क्वालिटी पे देखिएगा, ये ग्रोस एनपीए जो है विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ जो है सुप्रीम कोर्ट डिसीजन बता रहे हैं, तो इसलिए देखिएगा ये आपको कम लगेगी, लेकिन मैं कहूँगा इसको देखने की जरूरत नहीं है, इससे आपको सही अंदाजा नहीं होता। और प्रोविजन कवरेज रेशियो भी जो है इसी के हिसाब से 75% है, तो जो एनपीए डिक्लेयर नहीं किया तो उसके हिसाब से 75% आपको ज़्यादा है। रिस्ट्रक्चर्ड बुक काफ़ी छोटी है, 0.8%, ओके, मैनेजेबल है। कैपिटल एडुकेशन रेशियो 14.33 है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ग्रोथ करने के लिए बैंक 14.33 मेंटेन करेगा, और मेंटेन करने के लिए जो है आगे लोन देने के लिए बैंकों को फर्दर कैपिटल रेज करनी पड़ेगी विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे देखते हैं कि वो बॉन्ड के माध्यम से होगी, तो इक्विटी शोल्डर के लिए बढ़िया है। नए इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी इक्विटी डाइल्यूट हो जाएगी। फीस एंड अदर इनकम 33% बढ़ी है, वो मैंने आपके साथ चर्चा भी की कि जो है उस अदर इनकम के अंदर काफ़ी अच्छा कॉम्पोनेंट था, और उसके अंदर देखिएगा ट्रेडिंग गेन भी था। क्या था? ट्रेडिंग गेन, यानी कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी उसको बेच के। तो देखिएगा ऐसी स्थिति के अंदर प्रॉफिट दिखाने के लिए कभी कभी अपनी इन्वेस्टमेंट बेचनी पड़ती है, कि जिन इन्वेस्टमेंट के ऊपर या जिन शेयर्स के ऊपर आपको प्रॉफिट आ रहा है उनको बेचो, एक बार प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट दिखाओ, उसके बाद हम उनको दोबारा खरीद लेंगे। लेकिन इस क्वार्टर के अंदर हम लॉस नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि अब हमारा जो बैंक है वो काफ़ी अच्छे से जो है शेयर मार्केट उसको अप्रिशिएट कर रहा है हमारी परफॉर्मेंस को। अगर हमने अगर प्रॉफिट की जगह लॉस दिखा दिया या ईपीएस हमारी डिक्रीज हो गई तो वो बेहतर नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि इस क्वार्टर में अपनी इन्वेस्टमेंट बेचो जिसमें प्रॉफिट आ रहा है, और फिर वही सेम इन्वेस्टमेंट आप अगले दिन में दोबारा खरीद लीजिएगा, जिससे कि हमारी इन्वेस्टमेंट भी सेम रहेगी और इस क्वार्टर के अंदर हमारे पास ट्रेडिंग के रियलाइज्ड गेन आ जाएंगे। तो ये जो रियलाइज्ड गेन है इनके पास 290 करोड़ के हैं। तो जो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस से जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जिनको एफबीटीपीएल बोलते हैं, वो गेन्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला। इसके अलावा प्रोविजंस जो है मैंने आपको साथ चर्चा की कि प्रोविजन 595 करोड़ का था, क्योंकि मैंने आपको बताया 113 करोड़ रुपए जो है वो एडजस्टमेंट थी एनबीएफसी के लॉस के, तो 595 करोड़ का था ये टोटल प्रोविजन। यही बस अभी एक चिंता का जो है विषय बना हुआ है। असेट्स क्वालिटी जिस दिन इम्प्रूव हो गई उस दिन तो जो है बल्ले बल्ले हो ही जानी है। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा जरूर से ज़रूर आप मुझे बताइएगा। पूरी चर्चा खुल के
जो है की है। मेरा देखिएगा थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्लोजर दे दूँ, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो के अंदर ये शेयर्स हो सकते हैं, मेरी वाइफ के या मेरे फैमिली मेम्बर्स के पोर्टफोलियो में शेयर्स हो सकते हैं। तो इसके ऊपर हो सकता है कि आपको लगे कि थोड़ा बायस्ड है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको एक न्यूट्रल डिसीजंस ले। अच्छी चीज़ें भी मैंने आपको बताई हैं और जहाँ पर मुझे कंसर्न्स लग रहे हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। ये जो भी मेरे व्यू थे न्यूट्रल मैंने डालने की कोशिश की, फिर भी आपके कमेंट्स जो हैं स्वागत योग्य हैं। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।